गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके लिए राष्ट्रीय नीति 2006 के उद्देश्यों के बारे में अध्ययन कराऊंगी। कल मैंने आपको इसके बारे में समझाया था कि राष्ट्रीय नीति 2006 क्या है और ये किस कारण से लागू की गई, इसको क्यों लागू किया गया, किन बच्चों के लिए ये नीति की व्यवस्था की गई और इसकी व्यवस्था का कारण क्या था। तो मैंने कल आपको इसके बारे में अध्ययन करा था। आज मैं आपको इसके बताऊंगी कि इस नीति के क्या उद्देश्य थे, यानी एम्स ऑफ राष्ट्रीय नीति 2006 के उद्देश्य। एम्स ऑफ नेशनल पॉलिसी नेशनल पॉलिसी 2006, यानी इसके उद्देश्यों के बारे में बता रही हूँ मैं आपको कि ये 2006 की नीति क्यों ली गई। तो इसमें बच्चों क्या है, विकलांग बालक बालिकाओं की विकलांगता को देखते हुए केंद्र सरकार की अध्यक्षता में विकलांग बालक बालिकाओं और व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार की अध्यक्षता में इस नीति का निर्माण हुआ, यानी इस नीति की घोषणा की गई। 2006 में इस नीति की घोषणा की गई और इसमें उन सभी के बारे में बताया गया कि इस नीति की घोषणा का मूल उद्देश्य था, विकलांग बालक बालिकाओं का कल्याण हो, इनका सर्वांगीण विकास हो। यानी मैंने आपको बताया कि विकलांग बालक बालिकाओं का जो केंद्र सरकार की अध्यक्षता में जो ये नीति लाई गई, तो इसका मेन कारण था कि विकलांग बालक बालिकाओं का कल्याण और सर्वांगीण विकास हो। इसीलिए इस नीति को लागू किया गया। अब इस नीति को लागू करने में भारतीय संविधान द्वारा इसमें प्रमुख उद्देश्यों को भी लगाया गया। भारतीय संविधान द्वारा इस नीति को मान्यता प्रदान की गई। फिर इसमें 4 प्रकार के उद्देश्यों को भी शामिल किया गया। इन उद्देश्यों को शामिल करते हुए इन उद्देश्यों का इसमें क्या स्थान है, इसके बारे में इसमें बताया गया कि इसमें उद्देश्यों की जरूरत क्यों पड़ी विकलांग बच्चों के लिए। तो इसमें 4 प्रकार के उद्देश्यों को भी लाया गया, जो कि इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। जो हमारे इसके प्रमुख उद्देश्य है, एक हमारा पहला आता है शारीरिक पुनर्वास। पहला है हमारा उद्देश्य शारीरिक पुनर्वास। ये आप नोट करते जाइएगा। शारीरिक पुनर्वास, जो 4 उद्देश्यों को इसमें लाया गया, वे शारीरिक पुनर्वास, आर्थिक पुनर्वास, सामाजिक पुनर्वास, इस प्रकार के उद्देश्यों को इसमें जो लाया गया, उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी। तो शारीरिक पुनर्वास यानी फिजिकल रिहेबिलिटेशन, यानी शारीरिक पुनर्वास बच्चों के लिए, विकलांग बालक बालिकाओं और व्यक्तियों के लिए शारीरिक पुनर्वास की व्यवस्था की गई। इसको इसमें लाया गया, प्रदान किया गया, जिसके बिंदु निम्नलिखित हैं। इस शारीरिक पुनर्वास को भी राष्ट्रीय नीति में लाया गया कि बच्चों को किस प्रकार शारीरिक पुनर्वास प्रदान किया गया। तो इसके भी कई प्रकार के बिंदु हैं, जैसे हम आपको बता रहे हैं। अभी आप लिखिए। इसमें हमारा पहला आता है, इसमें क्या आता है हमारा कि हीन भावना से मुक्ति दिलाना। ये आप नोट करते जाइएगा। हीन भावना से मुक्ति दिलाना। हीन भावना से मुक्ति दिलाना, इसके अंतर्गत आता है। इस नीति में सर्वप्रथम ये देखा गया है कि विकलांग बालक बालिकाओं को, उनको ये ना पता चलने पाए कि वो विकलांग है। सर्वप्रथम हमें उनको ये देखना है कि उनको इस बात का ज्ञान हो कि वो विकलांग है और विकलांगता के अंतर्गत उनमें हीन भावना आए। तो इसीलिए हमें सबसे पहले उनकी सहायता करनी चाहिए।
उनको ये पता नहीं चलना चाहिए कि वो शारीरिक रूप से विकलांग हैं, कि वो शारीरिक रूप से विकलांग हैं और विकलांगता को बाधक बनाकर और उनकी जीवन में विकलांगता उनकी बाधक न बन जाए, कि इसलिए हमें उनकी पूर्ण रूप से सहायता करनी है, कि विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करनी है जो कि विकलांगता को उनकी विकलांगता के आधार पर उपलब्ध हो, कि उन्हें किस प्रकार की सहायता दी जाए, विकलांग बालकों को किस प्रकार की सहायता प्रदान की जाए, तो हमें उनको उसी प्रकार की सहायता प्रदान करानी चाहिए और उनको ये अनुभव नहीं होने दिया जाना चाहिए कि वो विकलांग हैं। उनकी विकलांगता का कारण ज्ञात करके यानी कारण जान के हमें उनकी पूर्ण रूप से सहायता करनी चाहिए जिससे वो समाज में कुछ कर सकें। अब हमारा अगला पॉइंट आता है चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। चिकित्सा सुविधा विकलांग बालक बालिकाओं को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। अब उनको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कैसे कराई जाएगी? इस नीति के अनुसार सर्वप्रथम बालक बालिकाओं में उत्पन्न होने वाली विकलांगता को प्राथमिक स्तर पर ही ज्ञात कर लेना चाहिए कि इसमें किस प्रकार की विकलांगता है और उसी प्रकार से उसको चिकित्सा उपलब्धता यानी उसे उपचार हेतु पहले हम उसकी प्राथमिक स्तर पर ही ये पता कर लेंगे कि इसको किस प्रकार की विकलांगता है, ये किस प्रकार बच्चा असमर्थ है, फिर उसको चिकित्सा हेतु चिकित्सा से उपलब्ध कराना भी हमारा काम है कि उसको चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए जिससे उसे किसी प्रकार का कोई उसके अंदर हीन भावना नहीं है। चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराकर और जिससे कि उसकी विकलांगता में वृद्धि ना हो, जिससे कि उसकी विकलांगता में और वृद्धि ना हो। यदि हम समय पर उसका इलाज करा लेंगे तो वो वहीं के वहीं बीमारी ठीक हो जाएगी और यदि हम उसका ध्यान नहीं देंगे तो वो विकलांगता तो उससे और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसका विकास हो जाएगा। तो यानी वृद्धि को यहीं रोक देना है कि जिससे उसकी विकलांगता में वृद्धि उत्पन्न ना हो। हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है चिकित्सकीय परामर्श एवं निर्देशन देना। चिकित्सीय परामर्श एवं निर्देशन प्रदान करना चिकित्सकीय परामर्श एवं निर्देशन प्रदान करना। ये हमारा आता है तीसरा पॉइंट। इसमें क्या आता है बच्चों कि इसमें विकलांग बालकों को आवश्यकता के अनुरूप विकलांग बालिकाओं को उनकी आवश्यकता के अनुरूप ही हमें चिकित्सकीय परामर्श एवं निर्देशन प्राप्त करना है कि जिससे विभिन्न प्रकार की विकलांगता संबंधी उनमें किसी प्रकार की कोई परेशानी उत्पन्न न हो। तो इसमें इस नीति को भी लागू किया गया है। ये भी इसका मेन उद्देश्य कि चिकित्सा परामर्श एवं निर्देशन प्राप्त करना और उसी के अकॉर्डिंग उसका इलाज करना। अब हमारा चौथा पॉइंट आता है विकलांगता संबंधी उपकरण प्रदान करना। विकलांगता संबंधी उपकरण प्रदान करना। इसमें उपकरणों के बारे में बताया गया है। उपकरण प्रदान करना, विकलांगता संबंधी उपकरण प्रदान करना। इसमें हमें ये देखना है कि विभिन्न प्रकार के विकलांगता संबंधी उपकरण प्रदान करना भी इस नीति का प्रमुख उद्देश्य है। विभिन्न प्रकार के विकलांगता संबंधी उपकरण विकलांग बच्चों के लिए उपकरण देना भी, जैसे कि इन उपकरणों के माध्यम से विकलांग छात्र छात्राओं को किसी प्रकार की कोई कमी का अनुभव नहीं होता। यदि उनको उपकरण प्रदान किए जाए, विकलांग संबंधी जो बच्चे हैं हमारे विकलांग संबंधी बालक बालिकाओं को उपकरण प्रदान करके उनको जिससे किसी प्रकार भी कोई परेशानी का सामना करना पड़े, जैसे कि हमारे उपकरण में आ जाता है जैसे कि रिक्शा है, बैसाखी है,
श्रवण यंत्र है, श्रवण यंत्र है, बैसाखी है, रिक्शा है, चश्मा है आदि इस तरह के उपकरण उनको प्रदान किए जाएं। तो ये हमारा आ गया शारीरिक पुनर्वास के अंतर्गत, यानी फिजिकल रिहैबिलिटेशन। इसमें हमारे ये 4 पॉइंट आ गए, ये आप नोट करते जाया करें मेरे साथ साथ, ठीक है। अब हमारा अगला पॉइंट आता है, अब हमारा अगला पॉइंट आता है शैक्षिक पुनर्वास। ये मैं रख कर दूं, ये आप नोट कर लीजिए। अब हमारा आता है शैक्षिक पुनर्वास, शैक्षिक पुनर्वास। नंबर 2 आता है हमारा शैक्षिक पुनर्वास, नंबर 2 आता है हमारा शैक्षिक पुनर्वास, शैक्षिक पुनर्वास। शैक्षिक पुनर्वास यानी एजुकेशनल रिहैबिलिटेशन। ये आता है हमारा शैक्षिक पुनर्वास, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। इसके अंतर्गत शैक्षिक पुनर्वास की प्रक्रिया भी इसका मेन उद्देश्य है कि विकलांग बालकों को शैक्षिक पुनर्वास करना भी हमारा मेन उद्देश्य है कि इसमें निम्नलिखित प्रावधान प्रस्तुत करना है। इसमें बच्चों को, विकलांग बालक बालिकाओं को शैक्षिक पुनर्वास कैसे दिया जाए, किस तरह की शिक्षाओं को प्रदान की जाए। तो नंबर 1 आता है हमारा समावेशी शिक्षा प्रदान करना। अब इसमें नंबर 2 के भी पॉइंट आप लिखते जाइएगा, जैसा है इसमें समावेशी शिक्षा प्रदान करना। इसमें आता है हमारा समावेशी शिक्षा प्रदान करना। ये भी आप नोट करते जाइएगा इन पॉइंटों को भी, समावेशी शिक्षा प्रदान करना। इसमें क्या है बच्चों कि हमें इस विकलांग बालक बालिकाओं को इस तरह की शिक्षा प्रदान करानी है। और सामान्य बच्चों के साथ समावेशी शिक्षा के बारे में मैं आपको पहले अध्ययन करा चुकी हूँ कि समावेशी शिक्षा तो सामान्य बच्चों के साथ ही दी जाती है विकलांग बालकों को, यानी विकलांग बालकों के साथ ही सामान्य बालकों के साथ ही जब दोनों को एक ही साथ पढ़ाया जाता है तो वो होती है समावेशी शिक्षा। तो इसमें यही है कि विकलांग बालक बालिकाओं को सामान्य बच्चों के साथ अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे उनके अंदर किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो और सभी बच्चे एक समान रूप से शिक्षा ग्रहण करें। तो ये होती है हमारी समावेशी शिक्षा को प्रदान करना, और जिससे उन्हें अपनी विकलांगता का अनुभव ना हो। किसी भी प्रकार की उन लोगों को ऐसा एहसास नहीं होना चाहिए, ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि वे विकलांग हैं, क्योंकि सामान्य बच्चों के साथ उनको शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अब दूसरा आता है रुचि के अनुरूप व्यावसायिक प्रशिक्षण देना। रुचि के अनुरूप व्यावसायिक प्रशिक्षण देना कि किस किस बच्चे की किस चीज़ में रुचि है, उसी के अनुसार इस नीति में प्रशिक्षण दिया जाता है। यानी राष्ट्रीय नीति 2006 प्रशिक्षण प्रदान करना। रुचि के अनुरूप व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। अब इसमें क्या आता है बच्चों कि हमें किस तरह का प्रशिक्षण देना है। शिक्षा के अंतर्गत विकलांग बच्चों को विशेष प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं, उनकी रुचि के अनुरूप कि उनकी किस चीज़ में रुचि है, और इनकी योग्यता किस चीज़ में है, यानी रुचि और योग्यता के अनुरूप उनको व्यवसाय का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे वो अपना रुचिपूर्ण व्यवसाय कर सके और उनको उन्नति प्राप्त हो। अब हमारा अगला पॉइंट आता है आर्थिक सुविधाएं प्रदान करना। आर्थिक सुविधाएं प्रदान करना। आर्थिक सुविधाएं प्रदान करना। विकलांग बच्चों के लिए हर तरह की आर्थिक सुविधा भी प्रदान करनी चाहिए, जिससे उन्हें धन संबंधी किसी प्रकार की कोई टेंशन ना हो,
यानी आर्थिक, किसके अंतर्गत, विकलांग बालकों को विशेष प्रकार की आर्थिक सुविधाएं भी प्रदान की जानी चाहिए, जिससे उनके परिवार के लोग या अन्य व्यक्ति उन्हें, जिससे उनके परिवार के या अन्य व्यक्ति उनके साथ बुरा व्यवहार न करें और उनकी शिक्षा में धन संबंधी कोई भी व्यवधान उपस्थित न हो। इसलिए उनको आर्थिक सुविधाएं प्रदान करना भी जरूरी है। अब हमारा अगला पॉइंट आता है निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करना। निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करना। परामर्श प्रदान करना, निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करना। अब इस नीति के अनुसार छात्र छात्राओं को निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करके उनकी रुचि की और योग्यता के अनुरूप उनको शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक व्यवस्था उनकी करनी चाहिए, क्योंकि विकलांग छात्र छात्राओं के रुचि के अनुसार ही शैक्षिक विषयों के चयन और व्यवसाय के चयन में उनकी सहायता करनी चाहिए। उनको विविध प्रकार के निर्देशन देना चाहिए कि आपकी रुचि किस चीज़ में है, आप उसी के अकॉर्डिंग वो उन विषयों का चयन कर सकते हैं। तो उनको निर्देशन और परामर्श यानी उनको सुझाव दिया जाता है, उनकी बच्चों की रुचि और योग्यता के अनुरूप ही उनको विषयों का चयन कराना चाहिए जिसमें उनकी रुचि हो। अब हमारा अगला पॉइंट आता है समानता एवं विकास के अवसर प्रदान करना। समानता एवं विकास के अवसर प्रदान करना। अवसर प्रदान करना, अवसर प्रदान करना। समानता एवं विकास के अवसर प्रदान करना। इस नीति के अनुसार विकलांग छात्र छात्राओं को अवसरों को देखते हुए समानता और विकास के अवसर सामान्य बच्चों की भांति ही प्रदान करना चाहिए, जिससे वो अपने आप को भी सामान्य बच्चों की भांति समझे और वो अपने अंदर किसी प्रकार का भेदभाव लेकर ना आए, उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव व्यवस्था एवं विद्यालय व्यवस्था नहीं की जाएगी उनके साथ किसी भी प्रकार की समाज और विद्यालय व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। शिक्षा व्यवस्था और विद्यालय व्यवस्था में किसी भी प्रकार का उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसलिए उन्हें समानता और विकास कि सभी बच्चे समान हैं, समानता और विकास जिससे उनकी तरक्की हो, जिससे वो उन्नति को प्राप्त हो सके, तो उनको ये भी समान अवसर प्रदान करना चाहिए। तो ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट यानी शैक्षिक पुनर्वास। अब हमारा अगला आता है, ये आप मेरे साथ नोट करते जाइएगा। अब हमारा अगला पॉइंट आता है तीसरा आर्थिक पुनर्वास। आर्थिक पुनर्वास ये हमारा आता है तीसरा पॉइंट, आर्थिक पुनर्वास यानी इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन यानी आर्थिक पुनर्वास की इस नीति के अंतर्गत बच्चों को आर्थिक पुनर्वास दिया जाता है, जिससे विकलांग बालक बालिकाओं को धन संबंधी किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े, जिससे उनको आर्थिक पुनर्वास देके बच्चों को, तो आर्थिक पुनर्वास को निम्नलिखित बिंदुओं में स्पष्ट किया गया है। अब इसको किन किन बिंदुओं में स्पष्ट किया गया है, अब आप इसको देखिए। जैसे आत्मनिर्भर बनाना, पहला है इसमें आत्मनिर्भर बनाना, इसको आप नोट करते जाइएगा। आत्मनिर्भर बनाना, इसमें आता है हमारा आत्मनिर्भर बनाना कि इस नीति के अनुसार विकलांग छात्र छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाना है यानी सेल्फ डिपेंड। यदि उनके घर में उनके परिवार का कोई सदस्य या अन्य व्यक्ति उनकी सहायता नहीं कर रहा है,
यदि उनकी सहायता नहीं कर रहा है तो उनको इस नीति के अनुसार उनको आर्थिक सुविधा प्रदान की जाएगी। आर्थिक पुनर्वास का मतलब है उनको आर्थिक सुविधा प्रदान की जाएगी जिससे उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, कि जिससे वो अपना पढ़ाई संबंधी सभी कार्य ठीक प्रकार से कर सके। उन्हें किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े कि वो पैसे की वजह से बैठे रहे कि हमारे पास अगर आज पैसा होता तो हम कुछ कर लेते। तो इसलिए सरकार की तरफ से यानी केंद्र सरकार द्वारा उनको ये भी सुविधा प्रदान की गई है कि उनको आत्मनिर्भर बनाना। अब हमारा अगला आता है व्यवसाय चयन में मार्गदर्शन कराना। व्यवसाय चयन में मार्गदर्शन कराना। व्यवसाय चयन में मार्गदर्शन कराना। दूसरा आता है हमारा व्यवसाय चयन में इस नीति के अनुसार विकलांग छात्र छात्राओं की उनकी योग्यता और रुचि के अनुसार उनको व्यवसाय चयन का मार्गदर्शन कराना है कि उनको किस तरह का व्यवसाय पसंद है इस नीति के अनुसार, और उनको इस रूप में सहायता प्रदान की जाएगी। इनको व्यवसाय चयन में भी मार्गदर्शन करा के इनको सहायता प्रदान की जाएगी जिससे वो अपना व्यवसाय श्रेष्ठ रूप से संचालित कर सके और उनकी आर्थिक प्रगति हो सके अब हमारा अगला पॉइंट आता है ऋण प्रदान करना। ऋण प्रदान करना यानी इनको ऋण भी दिया जाएगा। ऋण प्रदान करना इस नीति के अनुसार व्यवसाय आरंभ करने के लिए छात्र छात्राओं को कम ब्याज दर या ऋण मुक्त धन भी दिया जाएगा। कम ऋण मुक्त ऋण भी प्रदान किया जाएगा जिससे वे अपना व्यवसाय स्थापित करने में कठिनाई का अनुभव नहीं करेंगे। जिससे वो जब कोई अपना व्यवसाय शुरू करेंगे तो उन्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना आए। तो इसलिए उनको ऋण भी प्रदान किया जाएगा, उनको आर्थिक सहायता भी दी गई है। अब हमारा चौथा आता है कि व्यावसायिक नंबर चार हमारा आता है व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। व्यावसायिक शिक्षण प्रदान करना। व्यावसायिक शिक्षण प्रदान करना इस नीति के अनुसार विकलांग छात्र छात्राओं को व्यावसायिक कौशल विकसित करने के लिए उनको व्यावसायिक शिक्षण प्रदान किया जाएगा जिससे वो अपना व्यवसाय ठीक प्रकार से कर सके और उनकी आर्थिक उन्नति हो सके। इसलिए उनको व्यवसायिक प्रशिक्षण भी व्यवसाय के अनुरूप ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब हमारा अगला पॉइंट आता है सामाजिक पुनर्वास यानी आरक्षण प्रदान करना। अब हमारा 5वां होता है आरक्षण प्रदान करना। इन बच्चों को विकलांग छात्र छात्राओं को आरक्षण प्रदान करने की भी व्यवस्था की गई है इस नीति में। आरक्षण प्रदान करना यानी उनको किस तरह से आरक्षण भी प्रदान किया जाएगा। इस नीति के अनुसार छात्र छात्राओं को रोजगार प्रदान करने के लिए छात्र छात्राओं को जिससे विकलांग छात्र छात्राओं को भी रोजगार मिल सके तो इसी व्यवस्था हेतु उनको आरक्षण प्रदान किया जाएगा जिससे वो अपना व्यवसाय कर सके, अपनी नौकरी कर सके और जिससे कि इस नीति के अनुसार जो छात्र छात्राएं यदि व्यापार में रुचि नहीं रखते सकते तो उनको सरकारी या अर्ध सरकारी या अन्य किसी क्षेत्र में उनको रोजगार दिया जाएगा यानी या फिर उनको किसी अन्य विभागों में नौकरी प्रदान की जाएगी जिससे उन्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े और वो स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जी सके। अब हमारा अगला उद्देश्य आता है बच्चों
पुनर्वास, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, आप लिखते जाइएगा। सामाजिक पुनर्वास, ये आता है हमारा सामाजिक पुनर्वास। इसके अंतर्गत है सोशियल रिहेबिलिटेशन, यानी सामाजिक पुनर्वास। इसमें क्या बताया गया है, इस नीति के अनुसार विकलांग छात्र छात्राओं और व्यक्तियों के लिए सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया गया है, उनको सम्मानजनक स्थान प्रदान किया गया है। इसमें कि इनको इस सोपान को निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा हम समझा सकते हैं। इसके भी निम्नलिखित बिंदु हैं। अब हमारा पहला है इसमें सामाजिक अधिकार प्रदान करना। पहला है हमारा सामाजिक अधिकार प्रदान करना। सामाजिक पुनर्वास में विकलांग बालक बालिकाओं को सामाजिक अधिकार प्रदान करना, कि उनको समाज के प्रति किस प्रकार के अधिकार दिए जाएं। सामाजिक अधिकार प्रदान करना, कि इस नीति के अनुसार विकलांग व्यक्तियों को जो सामाजिक अधिकार दिए गए हैं और उन अधिकारों का उनको संरक्षण करना है। तो जो सामाजिक अधिकार उनको दिए गए हैं उन अधिकारों का संरक्षण किया जाए और उन अधिकारों का प्रयोग करके उनको समाज में सम्मानजनक स्थान दिया जाए। सामाजिक अधिकार प्रदान करके उनको समाज में सम्मान प्राप्त कर सके, जिससे वो समाज में सम्मान प्राप्त कर सके। इसलिए उनको वो अधिकार उनको मिलना ही चाहिए। अब हमारा इसमें अगला पॉइंट आता है बच्चों, सामाजिक व्यवस्था में सहभागिता, यानी समाज के प्रति सामाजिक व्यवस्था में सहभागिता। सामाजिक व्यवस्था में उनकी सहभागिता क्या है, विकलांग बालक बालिकाओं की। इस नीति के अनुसार सामाजिक व्यवस्था में उनकी क्या सहयोगिता है। छात्र छात्राओं को इस नीति के अनुसार विकलांग छात्र छात्राओं को सामाजिक व्यवस्था में सहभागिता भी बताई गई है कि इनकी सामाजिक व्यवस्था में सहभागिता किस प्रकार होनी चाहिए, जिससे विद्यालय एवं समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। और विद्यालय व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था में, यानी विद्यालय व्यवस्था और क्या नाम है, विद्यालय व्यवस्था और समाज व्यवस्था में इनके साथ इनको सम्मान दिया जाएगा। दोनों में ही इनको सम्मान दिया जाएगा। अब हमारा अगला आता है आत्मविश्वास में वृद्धि। नंबर 3 आता है हमारा आत्मविश्वास में वृद्धि। आत्मविश्वास में वृद्धि। आत्मविश्वास में वृद्धि, इसके अंतर्गत इस नीति के अनुसार छात्र छात्राओं के भावों और विचारों को समाज और विद्यालय में इस नीति के अनुसार बच्चे की समाज और विद्यालय में दोनों को सम्मान दिया जाएगा, जिससे उसमें आत्मविश्वास की वृद्धि हो। इसमें विकलांग बालक बालिकाओं को विद्यालय और समाज दोनों में सम्मान दिया जाएगा, जिससे उसमें आत्मविश्वास की भावना जागृत हो और वो अपने आप को हीन भावना से ग्रसित न समझे कि उसका भी समाज में योगदान है और जिसमें उसकी आत्मविश्वास की वृद्धि हो। अब हमारा अगला पॉइंट आता है पुरस्कृत करना, यानी इन बच्चों को समय समय पर पुरस्कृत भी किया जाए। पुरस्कृत करना, जो हमारे विकलांग छात्र छात्र हैं, इस नीति के अनुसार इनको समाज उपयोगी एवं शिक्षा उपयोगी कार्यों में समाज संबंधी कार्य है, जो हमारे समाज उपयोगी एवं शिक्षा व्यवस्था उपयोगी कार्यों के लिए इनको पुरस्कृत भी किया जाए, यानी इनको पुरस्कार भी दिया जाए। क्योंकि हम जब किसी को पुरस्कार देते हैं कि उनको शाबाशी भी दी जाती है कि जिससे उसमें और ज़्यादा विकास हो और बच्चा खुशी से और आगे बढ़े, समाज में उसका और भी योगदान हो और भी तरक्की करे। इसलिए उसको समय समय पर पुरस्कृत भी किया जाना चाहिए, जिससे उसका समाज और विद्यालय दोनों में
सब नष्ट हो सकेंगे। यानी जो उनके पहले के विचार हैं तथा ये विकलांग बालक और बालिकाएं अपने आप को स्वयं को ही आत्मगौरव से पूर्ण समझेंगे और जिससे वो अपने आप को स्वयं को ही वो आत्मगौरव उनको खुद ही प्राप्त होगा। तो इसीलिए इन सभी से हमें क्या स्पष्ट होता है। अब मैं आपको ये जो पॉइंट बताए हैं मैंने अभी आपको बताया था, शारीरिक पुनर्वास, आर्थिक पुनर्वास, शैक्षिक पुनर्वास और हमारा आता है सामाजिक पुनर्वास। इन चारों के बारे में मैंने आपको अध्ययन कराया, शायद आपको समझ में आया होगा। और तो हमें इन सब बातों से हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है कि इनसे ये स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय नीति 2006 जो हमारी है ये विकलांग बालक बालिकाओं के लिए प्रत्येक क्षेत्र में पुनर्वास करते हुए विकलांग बालक बालिकाओं को प्रत्येक क्षेत्र में जो मैंने आपको बताया था कि सामाजिक पुनर्वास यानी इस सब का तो प्रत्येक क्षेत्र में पुनर्वास प्रदान करते हुए उनको शिक्षा और समाज की मुख्य विकास धारा से संबद्ध कराना है। इन बच्चों को ये सभी पुनर्वास जो मैंने भी आपको समझाए हैं इनको इस तरह की सभी व्यवस्था प्रदान करके हमें इन बच्चों के विकलांग बालक बालिकाओं को इसकी समाज की शिक्षा एवं समाज की मुख्य विकास धारा से संबंध कराना है इनको, यानी इससे समाज की इस मुख्य धारा से हमें इन बच्चों को जोड़ना है जिससे ये अपने अंदर हीनता ना लेके आए, जिससे इनके अंदर इनको हीनता ना उत्पन्न हो इनके अंदर किसी प्रकार की, और वो अपने आप को भी सामान्य बच्चों की भांति भी वो स्वयं को समझे, सामान्य बच्चों की तरह ही वो अपने आप को समझे। तो किसी प्रकार की उसमें हीनता की भावना नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए शिक्षा का भी यही कर्तव्य है कि उन बच्चों के साथ समान व्यवहार करें और जिससे वो समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन सके। आज का टॉपिक यही खत्म होता है। थैंक यू बच्चों।